वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये है एसएसटी की क्लास और ये 30 दिसंबर का जो है पेपर है, ऑनलाइन पेपर है। और हिंदी इंग्लिश का बहुत लोग बोलते हैं कि, और मैं ये इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं आप बस हिंदी में ही कराइए, बस इंग्लिश में ही कराइए। तो बस एक लैंग्वेज लेकर, आपको भी पता है सब बच्चे जो हैं अलग अलग लैंग्वेज में सीखते हैं, बस एक लैंग्वेज को पकड़ कर नहीं समझा सकती हूँ। तो जहाँ पर भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं वो आपको उसका इंग्लिश भी बता दूंगी और एंड हिंदी भी बता दूंगी। तो चलिए आप मुझे लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बने हैं और आपका एसएसटी में इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है। सेल्फ असेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुद का आकलन करते रहिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान करना है। पहला क्या है और आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। जो विषुवत वृत्त है वो इस महाद्वीप के जो है मध्य भाग से गुजरती है। एंड बी देखिए, इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ से देख सकते हैं। द इक्वेटर क्या है, रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इक्वेटर जिसे बोलते हैं ना, भूमध्य रेखा। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो आप समझ गए होंगे। तो बट इसमें से आपको पहचान करना है। अगर आपको ये महाद्वीप पता होगा तो ही तो आप बता पाएंगे, नहीं तो आप कैसे बताओगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके बीच से जो है भूमध्य रेखा जो है लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, और इसका बहुत बड़ा जो भाग है ना वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब नॉर्थ में। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा भी था नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। वो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। और ये बहुत बार पूछा है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो वैसे भी आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए 47 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम जो है सही तरीके से रखा गया है। अब ये ताप कटिबंध क्या होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। हीट जोन जो है सीक्वेंस में किस में रखा गया है वो देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप दोनों ऑप्शन देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों है। टॉरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन, जिसे उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध एंड शीत कटिबंध, ये एकदम सही है। बी देखते हैं, टॉरिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन, ये भी सही है। हीट जोन का जो सीक्वेंस है इन दोनों में सही है। तीसरा देखते हैं, साउथ टेम्परेट, टॉरिड एंड फ्रीजिड, ये नहीं होता है। एक काम करना, ये दोनों ऑप्शन जो है लिख लेना। हीट जोन का ये क्या है, सही करेक्टली इसको प्लेस्ड किया गया है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहे याद कर लो। यहाँ पर भी देखिए, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है कि सही क्रम में लगाने में, क्योंकि अगर एक भी आपको नहीं पता है तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए उष्ण कटिबंध वाला है और यहाँ पर भी उष्ण कटिबंध है। यहाँ पे दक्षिण के बाद से शीत है, यहाँ पे उत्तर के बाद से शीत है। तो ये क्या है, इसका सही क्रम है। तो 47 का आंसर का आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें ए एंड बी जो है वो दोनों राइट हैं। 48, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देशांतर के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो चलिए देखते हैं। देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है, यस। एंड बी देखिए, प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती हैं, उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। क्या ये बात सही लिखा हुआ है। एंड सी देखिए, 180 डिग्री, ये देखिए 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत हैं। देशांतरी यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, मतलब ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो ये राइट है। देखिए ये वाला डी एकदम सही लिखा है एंड ए भी सही लिखा है कि ये काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। और ये देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पर भूमध्य रेखा है और यहाँ पर पोल है। जैसे जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो घटती जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ पर पोल्स पर क्या होता है, ये शून्य हो जाता है। तो ए और डी जो है इसमें राइट है, 48 का ऑप्शन नंबर 3। ये सारी चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेंगी और आपके पास समय भी इतना नहीं है। जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं तो मेरी मानिएगा, अपना खुद का एक नोट्स बना लेना, सो दैट आप कुछ तो अच्छा स्कोर कर लें। 49 देखते हैं।
ए और विचार को पढ़ना है और बताना है सही क्या है। कथन ए लिखा है कि हरे पौधे CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं, और बी में लिखा है कि CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो सही लिखा है? क्या आपको लगता है कि CO2 की मात्रा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा? इससे कोई लेना देना नहीं है। डी एकदम गलत है, तो डी गलत है और ए एकदम सही है। कि आपने देखा होगा जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है वहाँ पर पौधे जो है सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें CO2 का भी इस्तेमाल वो करते हैं। अगर आपने वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा होगा। ए राइट है, बी गलत है। तो देखिए कहाँ पर रहेगी, दोनों असत्य हैं, दोनों सत्य हैं। बी सत्य है और ए असत्य, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ए हमारा सही है, बी गलत है। 50 क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। और ये कई बार पूछा है कि भूकंप की आप तीव्रता किस पर मापते हो? रिक्टर स्केल पे, ये भी याद रखना। रिक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचता है? मतलब इसमें से ऐसा कौन सा मान है जब भूकंप की तीव्रता आपने देखा होगा ना कि मापी जाती है, बताया जाता है कि 6 पॉइंट था, 7 पॉइंट था, तो कितना अधिक होगा जिस पर वस्तुएं जो हैं वो गिर जाएंगी, उनको नुकसान पहुंचेगा। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें बहुत गलतियां होती हैं, बट आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। कितना होना चाहिए? तो 5.0 जो है अगर रिक्टर पैमाने पर मापा गया है और 5.0 की इतनी स्पीड में आता है भूकंप, तो वहाँ पर वस्तुएं जो हैं वो गिरेंगी और उनको नुकसान पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, 5.0। ये 5 नंबर याद रखना, भूकंप से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 51, आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं, टेम्परेचर का, वह वायु में मौजूद ताप और शीतलता ही होती है। जो हमारे एयर में मौजूद होता है वो वही होता है। किसी स्थान का तापमान निर्भर किस पर करता है? कोई भी जगह है उसका जो टेम्परेचर है वो किस पर निर्भर करेगा, ये पूछा है। तो इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहला देखिए, स्थान के अक्षांश पर, मतलब स्थान जो है उसका अक्षांश पर। बी देखिए, स्थान की ऊंचाई पर समुद्र तल से। और ये है स्थान के देशांतर पर। और गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, बी एंड डी पर। हमेशा याद रखना, इसमें ए जो है सही है। ए मतलब स्थान के अक्षांश पर डिपेंड करता है, उसकी समुद्र तल से जो स्थान की ऊंचाई है उस पर डिपेंड करता है। एंड डी की गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर, देशांतर पर डिपेंड नहीं करता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए देशांतर। और ये देखिए, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस फ्रॉम सी लेवल, बट लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस ये नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स, यस ये राइट है। तो 51 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ए, बी एंड डी, सी नहीं होगा। इस सी को काट लीजिएगा, बाकी ये तीनों क्या है? सही है। अब ये हमारा 52, निम्न कथनों पर विचार करो और सही विकल्प बताओ। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। एंड बी, पृथ्वी जो अर्थ है हमारी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड जो है वो बन जाती है। अब आप और इसको पढ़िए और बताइए कि क्या इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 52 में। और ये देखिए, नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है। जो नाइट्रोजन है वो ऊष्मा को क्या करता है? रोक लेता है, तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसमें क्या होगा? क्या ये सी सही है? ए तो सही है कि पृथ्वी क्या करता है, जो सौर विकिरण है उसी की वजह से पृथ्वी की सतह गर्म होती है। और बी भी सही है कि पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। बट सी नहीं सही है कि नाइट्रोजन जो है वो ऊष्मा को रोक लेता है और उसके तापमान को बनाए रखने में सहायता करता है। तो ए एंड बी जो है 52 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये हमारा 53। और जो 30 दिसंबर है ना, इसके ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे सब्जेक्ट से थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। तो मैं 30 दिसंबर का मैंने सारे क्लासेस ली हुई हैं, आप ज़रूर देखिएगा। जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना जो है वो आसानी से नहीं सूखता, तो निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है? आपको क्या करना है, इसको समझाना है। तो इसका बेहतर क्या होता है? आर्द्रता। आर्द्रता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी जब होती है तो जब पसीना होता है तो चिपचिपा सा फील होता है, क्योंकि एयर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है। इस वजह से कपड़े को सूखने में भी काफ़ी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना भी जो है नहीं सूखता है, चिपचिपा सा फील होता है। वो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, आर्द्रता की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सही विकल्प बताना है। यहाँ पर वनों का प्रकार दिया हुआ है और यहाँ पे भारत में स्थान दिया है। कौन से वन जो है भारत में किस जगह पाए जाते हैं, यही पूछा है। तो चलो देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही करना होगा। और इसको कैसे याद करेंगे, आप कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम में आसानी से हो जाता है अगर आपको एक दो ऑप्शन भी पता है, क्योंकि हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। वो कैसे, तो आप देखिए, ए का क्या होगा, दूसरा है। दूसरा है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है यहीं पर पाए जाते हैं। तो जहाँ ए का दूसरा ना हो हम उसे काट देते हैं। तो देखिए इसमें भी नहीं है, यहाँ देखिए 3, यहाँ पे 3rd लिखा है और यहाँ पर ये भी नहीं है। अब बच गया हमारा तीसरा और पहला। तीसरे पहले में क्या होगा ये देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट करते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव। अब आपने देखा होगा इन दोनों ऑप्शंस में कितना माइजर डिफरेंस है। उष्णकटिबंधीय की बात आएगी तो याद रखना पश्चिमी घाट में है, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती की बात आएगी तो याद रखना ये पूर्वी ढलाव है। बस इतना ही डिफरेंस है, इसमें पूर्वी है और इसमें पश्चिमी है। तो मिल गया। बी का क्या होगा, 3। तो जहाँ पे बी हो वही हमारा राइट होगा। अच्छा, यहाँ पर भी तीसरा है, यहाँ पर भी तीसरा है। तो चलो सी से करते हैं। सी देखिए, कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियाँ तो सब कर लेंगे आराम से, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। और देखिए यहाँ पर सी का चौथा है और यहाँ पे सी का पहला है। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। बस अब जो बच गया, मैंग्रोव वन सुंदर वन में पाए जाते हैं। बहुत से लोगों को मैंग्रोव वन और सुंदर कटीली झाड़ियाँ भी जिसे याद होगा वो भी आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। बस आपको कैसे भी करके अपना आंसर निकालना है। और ये आप नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर ये जो है ना तीसरा वही राइट है, कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव में है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव में है। कटीली झाड़ियाँ राजस्थान में है। मैंग्रोव वन सुंदर वन में है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 55। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड जो है वो दिखाती है, जो अपने आधार पर क्या है, चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्या हो गया, संकरा हो रहा है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही होगी। अब इसमें देखिए, जिसका क्या है, उसने जनसंख्या के बारे में पढ़ा रही है तो उसने बताया कि देखो ये जनसंख्या का पिरामिड है, अपने आधार पर उसने चौड़ा दिखा दिया और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ती गई तो वो संकरा होता गया। तो किस देश का जनसंख्या ऐसा है, तो वो है केन्या। याद रखना, केन्या इज द राइट आंसर, जिसको उसने इस पिरामिड पर अच्छे से शो किया है। और ये था पेडागॉजी के क्वेश्चंस। अब आपको पेडागॉजी के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं। प्रवास मैंने आपको बताया है, माइग्रेंट होते हैं, माइग्रेट जो कि माइग्रेशन, जो अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर या तो व्यवसाय के लिए जाएंगे, अच्छी शिक्षा के लिए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पुल फैक्टर्स इम्पैक्ट माइग्रेशन। ये पुल फैक्टर्स क्या होता है जो कि माइग्रेशंस को इफेक्ट करता है, ये पूछा है। तो चलो देखते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अपकर्षक कारक, पुल फैक्टर्स। पहला देखिए, आपको बताना है, इसमें प्रभाव जो है वो बताना है। पहला लिखा है कि कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर सेवाएं, बेहतर स्वास्थ्य जो सेवाएं, गरीबी, उच्च आय, इसमें से कौन सा जो है वो प्रवास को प्रभावित करने के लिए पुल फैक्टर है। तो 56 का क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी, ये राइट है। और ये किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 कैसे हुआ, ये देखिए, मान लीजिए कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो उसके लिए वहाँ पर अच्छा अवसर होगा तभी तो वो जाएगा। कोई भी, अगर आप में से बहुत से लोग हैं जो गांव वगैरह में रहते हैं, वो बाद में शहर में जाते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए भी जाना होता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ही हेल्थ की सुविधाएं हों, इस वजह से भी आप जाएंगे। उच्च आय, अच्छा कमाने के लिए भी आप जाएंगे। बट क्या आप गरीबी, बहुत मतलब गरीबी के लिए कहीं और जाएंगे क्या, कि यहाँ वहाँ जाएं और वहाँ पे गरीबी हो जाए, ऐसा नहीं है। गरीबी के लिए इंसान नहीं जाता है, अच्छी पढ़ाई के लिए जाता है, अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे अवसर के लिए। तो ए, बी एंड डी इज़ राइट। और ये हमारा 57।
निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला क्या लिखा है देखते हैं। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। बी देखिए, बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं। तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। अब आप बताइए इसमें से कौन सी चीज़ें सही हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, सही वाला पूछा है। तो देखिए ये जो दूसरा ये तीसरा है ये तो गलत हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी आप अगर सर्विस देते हो ना तो वो टर्शरी में आता है, तृतीयक होता है। अगर आप टीचिंग भी करा रहे हो, ये बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन ये द्वितीयक नहीं, ये तृतीयक के उदाहरण है, ये बी। बट ए वाला सही है कि प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। ये गलत हो गया। बैंकिंग की सेवा हो, यातायात की सेवा हो, टीचिंग में जो करा रही हो, ये सब क्या है, एक सेवा ही तो है। तो ये सब किस में होता है, टर्शरी में होता है, और यहाँ पर ये द्वितीयक लिख दिया है। यहाँ पर देखिए तृतीयक गतिविधियां जो हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं, ये भी गलत है। बस ए सही है। और यहाँ पर अच्छे से मैं बता देती हूँ, फर्स्ट में हमेशा जो नेचुरल रिसोर्स आएगा ना, प्राकृतिक संसाधन, वो होगा। और थर्ड में जो भी आप कोई भी सेवा कर रहे हो, चाहे बैंकिंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, विज्ञापन कर रहे हो, यातायात कर रहे हो, वो सब थर्ड में आएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो ध्यान रखना इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये हमारा 58, भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत पहुंचा। और ये कितनी बार पूछा हुआ है और इस फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए बहुत लोग गलत कर देते हैं। तो 58 का होगा ऑप्शन नंबर 2, लद्दाख। भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा है, तो वो है लद्दाख। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये नहीं है, इसका राइट आंसर है लद्दाख। 59, अब ये हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन है। संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। मतलब आप कोई भी ऐसा नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप इस धर्म में जाइए, इस भाषा को अपनाइए, ये संस्कृति है। यहाँ पर क्या होगा, इक्वालिटी होगा, समानता होगा। बट ये किस मूल्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारे भारत में जो है भाषा हो गया, धर्म हो गया, कल्चर सबका अलग अलग है, डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो ये किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए किया गया था। जैसे आप क्लास में भी बहुभाषिकता को प्रमोट कर रहे हो, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, विविधता को, डाइवर्सिटी को ही तो प्रोत्साहित कर रहे हो ना, कि हर बच्चा अलग है, तो आपको सबको रिस्पेक्ट देना है। सो 59 का ऑप्शन नंबर 3 मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया, विविधता है। आप इस विविधता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था कि भाषा बहुत है, धर्म भी अलग है, संस्कृति भी अलग है, डाइवर्सिटी है, और आप इसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3, डाइवर्सिटी इज राइट, इसी को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। एंड ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं। अब ये तो कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया है कि कितने स्तर हैं हमारे सरकार के, भारत सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं। तो आप बताइए, अगर गवर्नमेंट कोई भी बनती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होता है। जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसमें एक कौन कौन से जो 3 फैक्टर्स हैं वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, और मैंने इसका राइट आंसर बता देती हूँ 3। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पॉलिटी का है, कि जो 3 स्तर मौजूद है हमारा पार्लियामेंट, हमारा जो संसद है, उसमें कौन सी ऐसी 3 जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, उसका नाम आप मुझे लिखना। और जिसका भी गलत होगा मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगी, और जिसका सही होगा मैं उसको बता भी दूँगी। तो ये थी आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब वीडियो तो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका एक बेनिफिट ये होगा कि आप कोई भी क्लास जो है मिस नहीं करोगे। और मैराथन क्लासेस भी आने वाली हैं, प्लस टेलीग्राम पे मैं क्विज़ वगैरह कराती हूँ, तो आप वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन देती हूँ, तो आप प्रैक्टिस करिए, आपका सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।